बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की में आपका एक बार फिर। मैं हूं सौरभ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांकर जी, चारों मेहमान स्टूडियो में। बहुत बड़ी खबर चल रही है। 2 दिनों से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां पूरा सैलाब आया हुआ है सड़कों पर। जेनजी भी उतरी हुई है। तेहरान की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। खबर नारों में है, नारों में खबर है। ये आप जरा सुनते रहिएगा। अब ये निर्णायक सा लग रहा है, एक मोड़ है जो ईरान के इतिहास में आया है। एक यलगार हो गई है ईरान की इस्लामी ताकत के, इस्लामी सत्ता के खिलाफ। वहां पर शिया धर्मगुरुओं की सत्ता है। आयतुल्लाह जो हैं वो सर्वोच्च इस्लामी नेता हैं उनके, वो वहां शासन करते हैं और एक बड़ा कट्टर इस्लामी शासन वहां चलता है। और आप देखिए जरा, जावेद शाह जिंदाबाद, ये शाह थे ईरान के जिनके खिलाफ तख्ता पलट करके ये इस्लामी शासन आया। अब उनके नारे लगने लगे हैं और उनके जो वारिस हैं वो बैठे हुए लंदन में। उन्होंने इस प्रदर्शन की कॉल दी और लाखों लोग सड़क पर आ गए। हालांकि इसकी एक अहम वजह वहां की खराब इकोनॉमी है और जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनेई, आयतुल्लाह अली खमेनेई, उनकी नीतियों के खिलाफ भयंकर गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, आपको न्यूक्लियर बम बनाना है, दुनिया भर में आपके खिलाफ जो है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। जो इनकी शायद रियाल होता है इनके यहाँ, तो वो ऑल टाइम लो पर है उनका भी। रविवार को रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 14 लाख पहुंच गई। 14 लाख एक, इमेजिन कीजिए, एक डॉलर के मुकाबले 14 लाख रियाल, $1। ये है। अब जबरदस्त महंगाई है। जब इसी के बाद बताने ही आपको क्या बचाई क्या। तो अब ये इसके खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और कई वीडियोज ऐसे देखे हमने जिनमें पुलिस को दौड़ा रहे हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस को दौड़ा रहे हैं। अब थोड़ा से आप नारे सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। रेजा शाह पहलवी हैं जिनका खानदान यहाँ राज करता था, उनके नारे लग रहे हैं, रेजा शाह जिंदाबाद, रेजा शाह जिंदाबाद। अब सर पहले तो जरा आपसे ये जानना है, जो लोग नहीं थोड़ा समझते हैं, किस किस्म का शासन है ईरान में, और फिर बताइएगा कि, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन देखे हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन वो ऐसा डरावना रूल है ना, वो मतलब रूल बाय फोर्स, रूल बाय गन, उसको खाड़ फेंकना इतना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और अभी तो ऐसे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही हम कहते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई चुनी हुई सरकार तो ऐसा सच है नहीं वहाँ पे। जो आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो, उनका एक ढंग से दबदबा है पूरे सिस्टम पर। और सच पूछिए तो ईरान का जब से रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ से जो तख्ता पलट हुई है और जो पहलवी के जो परिवार वगैरह हैं उनको भागना पड़ा है, उसके बाद से ईरान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं फैनेटिसिज्म जो है, वो काफ़ी बहुत हद तक बढ़ गया है। वहाँ जो शरीयत के अनुसार कानून, हदीस, शरीयत, कुरान के अनुसार शासन व्यवस्था जिसे कहते हैं, बिना हिजाब के नहीं निकल सकती। तो अभी का जो रिवॉल्यूशन है बेसिकली 2022 से जो रिवॉल्यूशन चल रहा है उसमें वुमेन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वुमेन, फ्रीडम और लाइफ, ये 3 उनके स्लोगन्स रहे हैं, 2022 से चल रहा है, लेकिन इसको दबा दिया गया। लेकिन ये जो भी 12 दिन की लड़ाई हुई ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, इसमें तो ये बात सही है कि देखिए लड़ाई होती तो कोई भी पब्लिक अपनी सरकार के साथ ही हो जाती है। तो उस वक्त ऐसा लगा था कि आयतुल्लाह का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब ये हो गया। इसलिए भी बहुत सारे शासक जो है ना युद्ध के प्रेफर करते हैं कि जब, जैसे मुनीर साहब भी, ये जंग चलती रहे तो उनकी वो चलती रहती है व्यवस्था। लेकिन मैं बताऊँ आपको ईरान में कितना बड़ा बदलाव है। यदि 60s का ईरान देखें, 60s में, तो वो बहुत मॉडर्न ईरान है, बहुत शाह था, बहुत मॉडर्न तेहरान, और वो लड़कियों को, वही स्थिति अफगानिस्तान की भी थी, वही अफगानिस्तान की भी थी। ईरान को लेकर मैं तेहरान में था, बहुत खूबसूरत सा शहर है, संगमरमर का शहर है। यदि पूरा इमारतें देखेंगे तो सब सफ़ेद संगमरमर से पूरा का पूरा शहर नज़र आता है। और वहाँ मैं बहुत सारी महिलाओं से, लड़कियों से मुलाकात की, तो वो उस समय इस क्रांति की तैयारी कर रही थी। और ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है, उसमें शाह का नाम भले ही ले लें, लेकिन लड़कियों ने एक बड़ी भूमिका महिलाओं ने वहाँ पर निभाई है। आज़ादी, मतलब आज़ादी, फ्रीडम चाहती है, क्योंकि वो जो हिजाब का, मेहराब का, बाहर नहीं निकलने का, काम नहीं करने का, अपनी मर्जी की शादी नहीं करने देने का, वो सारा जो गुस्सा था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। और 2020 इसके बाद 22 से
तो काफ़ी लंबा चला है। और वो आकर यहाँ पर लड़की को आप देखें ना 2 साल पहले जो जिसे फांसी दे दी जिसे फांसी दे दी गई थी, आपको जानो वो पिक्चर भी बहुत चली थी। बहुत चला था। वो कब उसने शायद मतलब कपड़े उतारे थे पब्लिक में कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए। ठीक। तो ये खैर आप देखिए ये प्रदर्शन तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तख्ता पलट खैर यूं ही नहीं तख्ता पलट तो आसान नहीं है। ट्रंप ने लेकिन एक बार फिर ईरान की बात की। मैंने आपको बताया था नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं इस वक्त ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, अमेरिका में है, तस्वीर आ गई। और इनका भी मुद्दा ईरान ही है। इनको लगता है कि ईरान अब लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बना रहा है, बड़ी तेजी से मिसाइल्स बना रहा है। और ईरान ने यह दावा किया था कि जो ये 12 दिन की लड़ाई हुई अभी, उसमें अमेरिका और इजराइल के सारे एयर डिफेंस की जो मिसाइलें जो स्टॉक था वो खत्म हो गया था। और ये इस बात में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो इजराइल में गिरी थी, और क्योंकि छोटी सी तो जगह, काफी नुकसान वहां पर हुआ था। तो ये कैपेसिटी ईरान के पास है कि वो इजराइल के ऊपर इतने मिसाइलें मार दे एक बार में कि कितने रोकेंगे आप उससे। तो ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर, अब पहले इसके न्यूक्लियर एम को हमने खत्म किया, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम जो है वो बर्बाद करें। लेकिन ट्रंप ने इस पर जवाब जिस तरीके से दिया है वो बड़ा मजेदार है, सुनिए। Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. कह रहे हैं मैं B-2 बम्बर भेजता हूँ, बहुत तेल लगता है, ना करें तो अच्छा है त्रिपाठी जी। लेकिन क्या कुछ फिर होना है वाला ईरान और इजराइल के बीच में? नहीं, देखिए लक्षण तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब ये भाषा बोली जाने लगती है तो फिर उसकी अगली ये होती है कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। और जब वो ये कह रहे हैं कि वो बना रहा होगा, तो बना रहा होगा नहीं भाई, वो तो लगातार बना रहा है। और अगर उसके नजरिए से देखिए ईरान जो उस देश के हालात हैं, जो जहां वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं, वो शर्मसार करने वाली हैं। मानवाधिकार है नहीं, स्त्री अधिकार है नहीं, किसी तरह का कोई देश नहीं है। लेकिन अगर उसके हिसाब से देखें तो अगर चारों तरफ से उसको मारने की कोशिश होगी, अगर अमेरिका उसको इस तरह से धमका रहा होगा, इजराइल धमका रहा होगा, तो उसके पास भी तो अपने डिफेंस के लिए वो एक तरह से कहें कि आत्मरक्षा का अधिकार तो है, तो वो तैयारी तो वो करेगा। अब वो कहते हैं हम मटिया मेट कर देंगे। वो हालात क्यों बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो महसा अमीनी ने जो प्रोटेस्ट, जो चिंगारी शुरू की थी तेहरान की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जब हिजाब के खिलाफ बिना, जिसको कहते हैं ना कि हिजाब वगैरह उतार के वो यूनिवर्सिटी में पूरा घूम गई थी, उसके बाद से वो गायब हुई। वो जो चिंगारी है, मुझे लगता है वो आग लगाए। 3000 मिसाइलें पर मंथ बना रहा है ईरान। 3000 मिसाइलें पर मंथ। वही नेतन्याहू की चिंता है, और इसलिए वो चिंता इजराइल कर रहा है कि भाई अगर, और किसी समय वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सीधे वाशिंगटन आने तक ताकत बना रहा है ईरान अपने आप की। तो वो तैयार कर रहा है अमेरिका को कि मिलकर हमला करो। कहा था ना कि 8000 मील तक की दूरी की, तो 12,000 कर लेगा, तो 11,000 कर लेगा तो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। सर मैं समीर जी एक मिनट में आ गया आपके पास, क्योंकि दोनों खबरें जुड़ी हुई, मैं फिर आप ही के पास आता हूं। ट्रंप को एक अवार्ड मिल गया, नेतन्याहू ने अवार्ड दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि हम इजराइल में के हर वासी के मन में ट्रंप के प्रति जबरदस्त सम्मान है। और यह अवार्ड उन्होंने खासतौर बात ये बताई कि ये अवार्ड हमने आज तक इजराइल के किसी नॉन इजरायली को नहीं दिया था। आज तक ये अवार्ड किसी नॉन इजरायली को नहीं मिला, हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। ये पहली बार हम किसी नॉन इजरायली को दे रहे हैं, तो ट्रंप को दे रहे हैं। To break a convention to, or create a new one, and that is to award the Israel Prize, which in almost our 80 years we've never awarded it to a non-Israeli, and we're going to award it this year to President Trump. तो ये है कि चलिए ट्रंप को नोबेल नहीं तो कोई तो अवार्ड मिल रहा है। अब एक चूंकि वो मिसाइल की बात चली थी, इजराइल ने एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये काम दुनिया में हर देश करने की कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं भाई दीदी। आपको बता दूं, मैंने वो टेस्ट की विजुअल्स देखे हैं कि मिसाइल जब आती है या कोई बम आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो आपको यहां से रॉकेट चलाना पड़ता है, मिसाइल चलानी पड़ती है। महंगा सौदा होता है वो, लाखों डॉलर की, हजारों डॉलर, लाखों डॉलर की मिसाइलें चलती हैं। इजराइल ने वो टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली है कि ऐसे किसी भी आसमान से आने वाले खतरे को हम लेजर से गिरा दें। तो पहले इनके पास आयरन डोम था, ये रॉकेट्स, हमास वाले रॉकेट फेंकते थे, यहाँ से ये छोटी छोटी मिसाइलें चला के मारते थे।
लेकिन इसराइल के ईरान के युद्ध में ईरान ने बता दिया कि जब हम एक साथ तुम पर दर्जनों मिसाइलें एक साथ आएंगी तो आप हर किसी को नहीं रोक पाओगे, और बड़ा महंगा पड़ता था इनको। तो इन्होंने ये आयरन बीम का, अब ये आयरन डोम को इन्होंने आयरन बीम बना दिया है और इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी टेस्ट फेज में नहीं है, ये डिप्लॉय कर दिए हैं इन्होंने और कामयाबी के साथ। उसका वीडियो है, देखिए कैसे वो लेजर से एक ड्रोन को गिराएगा। 3, 2, 1. Target launched. Target engage. Laser interception in progress. Successfully intercepted. Target successfully intercepted. लेजर चली और वहां से रॉकेट और ड्रोन तबाह। सर, पूरी दुनिया अभी इस हथियारों की और नई नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में लगी हुई है। अभी ये चाइना का कल हम देख रहे थे, उसके पहले रूस ने जारी किया था कि किस तरीके से वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी कि वो परमाणु लेकर साथ जा सकती है। दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छी और सुखद स्थिति नहीं है कि सारी दुनिया अगर नए नए हथियार को बता रहे हैं, ये बात अपने पास आएगी निश्चित रूप से। भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, हो सकता है अगले साल भारत भी इस बात की घोषणा करे कि हमने सेल्फ मेड ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ली है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के अंदर विकास के नाम पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है, मुझे लगता है एक बेहतर और सुंदर भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इसराइल जिस तरीके से लड़ रहा है चारों तरफ से, इसराइल के लिए जरूरी है, दुनिया में सभी देशों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही एक ताकत दुनिया में अगर आदमी बनाने के पीछे होड़ में पड़ेगा अभी तो दुनिया जाकर कहां रुकेगी। बहुत एक मतलब अभी दो खबरें तो आगे बड़ी खतरनाक आपको बताता हूं, चीन और ताइवान का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही। अरे पहले रूस यूक्रेन की बात कर लेते हैं। अब ये जंग आसार बन रहे थे कि रुक जाएगी। अब एक ऐसी घटना हो गई है जिसके बाद पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि अब हम नए सिरे से विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। हुआ यह है कि यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया, और ये ड्रोन अटैक तब हुआ जब ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग चल रही थी वहां अमेरिका में, वाशिंगटन, मायामी में। रूस ने यह दावा किया, और यह बड़ा दावा है, कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन फायर किए। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन्स को मार गिराया, और यह हमला जो हुआ इस बार उनका कहना है कि पुतिन के घर को निशाना बना के किया गया। यह बड़ी बात है कि इन्होंने पुतिन के घर पर ड्रोन भेजे मारने के लिए, सारे ड्रोन गिरा दिए गए। इस पर ऑफिशियली रिएक्ट करते हुए जेलेंस्की ने इनकार किया है कि ये सारी मनगढ़ंत बातें, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये केवल वो एक भूमिका तैयार कर रहा है कि हम पर और तेज हमला करे। अब हमारी सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाएगा, या हो सकता है प्रेसिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाएगा। लेकिन इसको अब बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है रूस ने, और उन्होंने कहा है अभी जो पीस प्रोसेस वगैरह सब चल रहा है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें कितना एंगेज करेंगे। उन्होंने इसको एक आतंकवादी हमला करार दिया है पुतिन के घर पर अटैक करने को लेकर। और इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बात फोन करके पुतिन ने बताई कि मेरे घर पर हमला कराया उस आदमी ने जिससे तुम अभी मिल रहे हो। सुनिए। President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. इस पर बात करते हैं। लेकिन जब ये जेलेंस्की से मिल रहे थे वहां उन्होंने एक अजीबोगरीब बात और कह दी ट्रंप ने, और उसमें आपको मैं वीडियो चलाऊंगा ना, उसमें जेलेंस्की का मुंह देखिएगा, केवल उसमें देखने लायक चीज वही है। ट्रंप ने कहा कि रूस तो चाहता है कि वो मदद करे यूक्रेन की, पुतिन तो बहुत अच्छा सोचते हैं यूक्रेन के बारे में, वो बहुत हेल्प करेंगे इनकी बाद में रीबिल्डिंग में। आप देखिए, वो चाहते हैं ये सक्सीड करे, यूक्रेन तरक्की करे, ये पुतिन चाहते हैं, ये ट्रंप ने बोला। और जब वो बोल रहे थे तो जेलेंस्की का मतलब ये वो क्या कहे, अब अमेरिका के राष्ट्रपति के बगल में खड़ा है तो कुछ बोल सकता नहीं, लेकिन चेहरे के भाव ने सब बता दिया। फुल स्क्रीन चला दीजिए ये पूरा बयान। President Putin, Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. तो ये ट्रम्प जो ना कह दे वो, अच्छा वो विजुअल भी एक है ना हमारे पास, जिस जो बर्बाद हो गया है पूरा यूक्रेन, अगर वो विजुअल है तो वो चला दीजिएगा। खौफनाक विजुअल है, अरे मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है यूक्रेन के शहरों में। ये देखिए, ये है हालत। नहीं, वो एक और तस्वीर थी, अगर वो मिल जाएगी तो ये तो ड्रोन अटैक की विजुअल है।
जो हुए यूक्रेन की बिल्डिंग्स के ऊपर। एक तस्वीर है सर, जैसे खंडहर खंड, जैसे सीरिया था ना, सीरिया बना दिया है कई शहरों को यूक्रेन के। गाजा की जो आप तस्वीरें देखते थे वही लगभग लुहांस और डोनेट्स्क में हो गया है। बर्बाद, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वे सारे खत्म हैं। और वाकई जो, हालांकि पुतिन ने क्लेम किया और जेलेंस्की ने इसको, लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया है रशियन इस्टेब्लिशमेंट ने कि पुतिन के आवास को निशाना बनाया है जानबूझ करके, ताकि रसिया को, और पुतिन ने अमेरिकन राष्ट्रपति से क्यों बात की? उनकी शिकायत ये है कि आपने उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया, टॉमहॉक मिसाइल आपने दिया है, उसका शायद प्रयोग किया गया है, जो वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस तक जो है वो पुतिन के आधिकारिक आप सब कह रहे थे कि ये जंग जो है रुकने के करीब पहुंच गई है। नहीं, क्या इस एक घटना ने सब बिगाड़ दिया है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि एक घटना ने बिगाड़ दिया है, लेकिन इसका एक नतीजा जरूर निकलेगा कि यूक्रेन की पिटाई दुगनी जरूर बढ़ जाएगी। पुतिन जाते जाते निगोशिएशन से पहले इतना पीटेंगे, बहुत तेज से कर देंगे हमले जरूर। सर समय कम है, जल्दी से अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। चीन ने शांति तो होने जा रही है, और आज ही के दिन 1922 में सभी रूस, बेलारूस और यूक्रेन सब मिलके यूएसएसआर में, ये भी चीन ताइवान के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। यहां पर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर करके उस पर वॉर एक्सरसाइज उसके घर के पास शुरू कर दिए, पूरे ताइवान को घेर करके। और किया क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी थी। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। चीन ने बौखला करके जस्टिस मिशन 2025 नाम से ताइवान को चारों ओर से बड़े पैमाने पर घेरकर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये देखिए, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वीडियो जारी किया ऑफिशियली चाइना ने कि ये इनके मिलिट्री अड्डे हैं ताइवान के, हम सब जानते हैं कहां पर क्या है। ये वीडियो जारी किया है चीन की सेना ने, और इनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इसमें हिस्सा लेगी। ताइवान के उत्तर में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, पूर्व में, ताइवान स्ट्रेट में, सब जगह पर ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं वो उसने शुरू कर दिए हैं। और एक खबर मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक स्टडी हुई कि जैसे हर देश वॉर सिमुलेशन करता है, हम भी करते होंगे कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध होगा, तो हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, उसके पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या, हमारा क्या नुकसान होगा, उसका क्या। तो ये ताइवान के केस में अगर चीन और अमेरिका भिड़ गए तो उसका एक वॉर सिमुलेशन अमेरिका में हुआ। उसका नतीजा जानते हैं आप क्या है? अमेरिका हारेगा, ये तो है ही है। 900 जहाज चंद दिनों के अंदर चीन बर्बाद कर देगा अमेरिका के। दैट इज 30% ऑफ ऑल ऑपरेशनल एयरफोर्स ऑफ यूएस। ये चंद दिनों में चीन बर्बाद कर देगा। ये अमेरिका में हुआ वॉर सिमुलेशन एक्सरसाइज बता रहा है सर। ये बार बार चीन जो है धमकी भी दे रहा है और एक तरह से वार्न कर रहा है कि ये गलती मत कीजिए कि ताइवान को लेकर, और ताइवान को लेकर जैसे इमोशनल और सेंसिटिव है चाइना। और ये तस्वीर आप देखिए, कहाँ अभी जितने युद्ध की तस्वीरें हैं उससे ज़्यादा भयावह खतरनाक है कि उसने पूरी तरह से घेर लिया कि यदि आपने कुछ भी ट्रिगर किया तो ट्रिगर पॉइंट पर क्या होगा। और अमेरिका, इसीलिए अमेरिका भी चाइना को लेकर अलग अलग बात करते रहते हैं और उनको भी समझ में आता है कि चाइना से लड़ना इतना आसान काम। लेकिन सर ये भूमिका बनती जा रही है लगातार, बन रही है, दुर्घटना की बनती जा रही है, क्योंकि चीन अब वहां पर पहुंच गया, उसके करीब पहुंच गया और उसको समझ में आता है कि यही एक ऐसा वक्त है कि अब इसको किया जाना चाहिए। ये होगा ही, बस कब होगा ये देखना बाकी है। चीन ताइवान पर हमला करेगा और उसे कब्जे में लेगा, ये चीन की एक बड़ी मतलब इच्छा और चाहता है कि ताइवान उसका हिस्सा बने। कितने देर तक ताइवान अभी आजाद रहता, बस ये देखने की बात होगी। और क्या अमेरिका उसको बचा पाएगा, क्या दुनिया ताइवान को बचा पाएगी चीन से, ये देखने वाली भी एक बात। समय से चला गया, लेकिन अगर जापानी प्रधानमंत्री का बयान है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था दुनिया के सारे नेताओं की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है और नंबर 2 पर आ गई हैं जापान की अभी जो बनी है प्रधानमंत्री वो, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो। आप उनका बयान सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा। 私は外国人との穏やかな、お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか、一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと、文化や何もかもがあんまりにも、違う人たちをまとめて入れていくと、いうこと。この政策は、一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんと इन्होंने भी इमिग्रेशन को बड़ा मुद्दा देश में बना दिया है। वो क्या कह रही हैं?
वो कह रहे हैं कि हम विदेशियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ असाइलम मांगते हैं, शरणार्थी बन के आते हैं, लेकिन दरअसल इनका मुद्दा होता है पैसा कमाना यहाँ आकर के। ऐसे सारे लोगों को हम बाहर भेजेंगे, ये हमारे कल्चर का सवाल है। ये इस मुद्दे को बहुत लोकप्रियता मिल रही है और इनको मिल रही है। त्रिपाठी, शॉर्ट कमेंट जापान के अंदर। नहीं, देखिए जापान का संकट कई तरह का है। जापान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन है, जापान में पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन है। जापान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना कल्चर कैसे बचाएं, और उसमें इमिग्रेशन वाला मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, पॉपुलर इशू होता है। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे।